डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएन कुमार मैथ्स लवर। आज हम लोग का टॉपिक है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, ठीक है। अब तक हम मैट्रिसेज में बहुत कुछ देख चुके हैं, बेसिक देख चुके हैं, उसके टाइप्स को देख चुके हैं। उसके बाद हम जो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज एंड एडिशन ऑफ मैट्रिसेज पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर भी हम लोग वीडियो देख चुके हैं। अब आज का ये टॉपिक है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। देखिए, सबसे पहले ये जानना है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है ना। नंबर थ्योरी का जो अलजेब्रा होता है वो मैट्रिसेज पर फिट नहीं बैठता है। जैसे कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ते हैं तो कहते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, यह फॉर्मूला रियल नंबर पर वैलिड है। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, या ये कहिए कि नंबर थ्योरी पे वह नंबर थ्योरी की भी जब हम बात करते हैं तो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बातचीत होती है नंबर थ्योरी में भी। लेकिन हम बस इतना कहेंगे कि रियल जो नंबर का दुनिया है या इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर तक के दुनिया में जो है सो a प्लस बी का होल स्क्वायर वगैरह सुटेबल होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ये सुटेबल नहीं होता है और ये फेवर नहीं कर पाता है। आइए देखिए कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज देखिए, कहता है इफ A and B are two matrices, then या यहां इसे लिखिए such that if A and B are two matrices such that the number of pre-multiplier, the number of columns in the pre-multiplier is equal to the number of rows in the post multiplier. Then they are means A and B. They are called conformable for multiplication। ये आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कंडीशन है वो हम यहां आपको लिख दिए। इसको ठीक से समझिए आप क्या है। कहता है जब भी हम दो चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम यहां a इंटू बी किए, इसमें a जो है फर्स्ट, इसको प्री मल्टीप्लायर बोलते हैं, और जो b बाद में है इसको पोस्ट मल्टीप्लायर बोलते हैं। जहां कहीं भी दो चीज को गुना करते हैं तो पहले वाले को प्री मल्टीप्लायर बोलते हैं और बाद वाले को क्या बोलते हैं, पोस्ट मल्टीप्लायर कहते हैं। ठीक है। अब यहां समझिए क्या कहता है कि यदि फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम की संख्या है उतने ही अगर रो की संख्या सेकेंड मैट्रिक्स में हो तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इट मींस कन्फर्म है कि इसका गुना होगा, कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। देखे ना, मतलब हम ये कन्फर्म हो जाते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होना है, पॉसिबल होना है, हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। कब? जब पहले वाले में कॉलम की संख्या दूसरे में रो की संख्या के बराबर हो जाए,
तभी जाके गुना पॉसिबल है। यदि पहले में कॉलम की संख्या और दूसरे में रो की संख्या बराबर नहीं हो तो गुना पॉसिबल नहीं है। ये आप पहले समझ लीजिए, ये कंडीशन है गुना होने के लिए। गुना तभी पॉसिबल है, ये आप शर्त को सबसे पहले समझ लीजिए। तब आप देखिए कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर गुना कैसे होगा। तो एक चीज समझिए, थोड़ा सा हम समझाना चाहेंगे कि अगर ए कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, यहां पर Aij और 2/3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, और बी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं Bjk, और यहां पर हम ले लेते हैं आपको 3/4 का। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ए बी पॉसिबल है कि नहीं है, ए बी डिफाइंड होगा कि नहीं होगा, ए बी डिफाइंड होगा कि नहीं होगा। सो ए का ऑर्डर सबसे पहले लिख लीजिए, तो 2/3 है, ये लिखा गया, इनटू बी का ऑर्डर क्या है, 3 × 4 है। अब यहां देखिए, इसमें सेकेंड 3 और इसका फर्स्ट, ये बीच में मैच कर रहा है, ये 3 मैच कर रहा है, ये बीच से ये 3 हट जाएगा और नया ऑर्डर आ जाएगा 2/4 का, 2/4 का। उसी तरह अगर हमसे पूछे बी ए पॉसिबल है कि नहीं है, बी ए, तो बी का ऑर्डर पहले लिखिए 3 × 4, और इसके बाद यहां बीच में इंटू देना जरूरी नहीं है, चलिए। और ए का, ए क्या है आपका, देखिए 2/3, तो देखिए क्या ये बीच में बराबर है क्या, ये 4 है, ये 2 है, बराबर है, नहीं है बराबर। इसका मतलब बराबर नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन इज नॉट डिफाइंड, मल्टीप्लीकेशन इज नॉट डिफाइंड। मतलब कब गुना पॉसिबल है और कब नहीं है, पहले ये क्लियर हो लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब समझ गए कि कब मल्टीप्लिकेशन संभव है और कब मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना, तभी जाके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। मान लीजिए अगर हम इसके आगे बढ़ाएं, इफ ए इक्वल टू Aij m/n, गौर करिए यहां Aij m/n। अब यहां रो की संख्या m है और कॉलम की संख्या n है, तो दूसरा जब मैट्रिक्स हम लेंगे B, तो ध्यान रखिएगा बहुत सारा बुक में क्या होता है कि यहां भी Aij लिख देता है और यहां भी Aij लिख देता है, वो सही प्रोसेस नहीं है। लगभग 99% बुक में इसी तरह का लिखा हुआ मिलेगा आपको, यहां भी Aij और यहां भी Aij, वो सही प्रोसेस नहीं है। आपको क्या करना है कि जब अंदर यहां बाहर आप इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि इसमें कॉलम की संख्या और इसमें रो की संख्या बराबर हो जाए, यहां भी पोजीशन पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए और ये लिखना चाहिए ऐसे Bjk, इसमें कॉलम पोजीशन और इसमें रो पोजीशन इक्वल कर दिए, ठीक है। और अब यहां n × p लिख दीजिए ऐसे, इफ a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू Bjk n/p, और 2 मैट्रिसेज है, 2 मैट्रिसेज, देन AB इज पॉसिबल, चाहे AB इज डिफाइंड, AB इज डिफाइंड, बट BA इज नॉट डिफाइंड, BA डिफाइंड नहीं होगा। अगर वहां हमारे लिए P और M जो है हमारा सिंबल है, और ये हमको मालूम है कि P और M आपस में बराबर नहीं है, ये अगर हमको मालूम हो तो BA डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन अगर ये दे दे कि P और M आपस में इक्वल है, तब इसका मतलब है कि वो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। सो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो आर 2 मैट्रिसेस, देन AB is defined but BA is not defined if M is not equal to P, अगर M P के बराबर नहीं हो तो। ये क्लियर कर दिए हम यहां पर। अब देखिए ये 2 मैट्रिसेस है, देन यहां हम क्या लिखेंगे, देन AB इक्वल टू, मतलब इस दोनों को गुना कर रहे हैं, A और B को गुना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक नया मैट्रिक्स क्रिएट होगा। इसका हम दे देते हैं ऐसे, इसके एलिमेंट का नाम CIK, CIK, ठीक से देखिएगा, यहां IJ था, यहां JK था, दोनों में कॉमन क्या था, J, वो हट गया और दोनों I और K ये यहां एडजस्ट हो गया।
अब यहां भी देखिए m बाय n का है, ये n बाय p का है, ये दोनों में आपको m बाय n और n बाय p में गौर करिए, पहला वाला में कॉलम की संख्या n और दूसरे वाले में रो की संख्या n, वो आपको मिल रहा है। और जब मिल रहा है तो हम उसको हटाएंगे और तब नया जो ऑर्डर आएगा वह होगा m बाय p का। ये न्यू ऑर्डर है, ये ध्यान रखिएगा कि जो कॉमन होगा वो हटेगा और एक न्यू ऑर्डर क्रिएट होगा m बाय p। लेकिन अब यहां यह समझना है कि CIK का वैल्यू क्या होगा, CIK का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए CIK हम पहले डिफाइन कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, बहुत बार क्या होता है कि ये सिखा दिया जाता है कि मैट्रिक्स गुना कैसे होगा। दो मैट्रिक्स चुन लिया जाता है और उसको सीधे सीधे लोग गुना करके बता देते हैं कि देखो पहला मैट्रिक्स का पहला रो ले लो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम ले लो, उसको गुना कर दो, फिर पहला रो ले लो इधर से, उधर से दूसरा कॉलम ले लो, गुना करके जोड़ते जाओ, फिर पहला रो तीसरा कॉलम को गुना करते जाओ। बस एग्जाम्पल से वो सीधे समझा देते हैं कि इधर का रो लेना है और उधर का क्या लेना है, कॉलम लेना है। लेकिन क्यों इधर का रो और क्यों उधर का कॉलम, ये क्लियर नहीं हो पाता है। तो चलिए पहले उसको हम क्लियर करें कि क्यों इधर का रो चाहिए और उधर का हमको कॉलम चाहिए, ये हम यहां से समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो CIK है उसको डिफाइन करेंगे। वेयर CIK है ना, CIK क्या है, सिग्मा है ना, सिग्मा AIJ इंटू BJK। देखिए ऐसे ले लिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, याद करिए, A का ऑर्डर क्या था जी, m बाय n, B का ऑर्डर क्या था, n बाय p। दोनों में कॉमन क्या था, पहला का कॉलम संख्या और दूसरे का रो संख्या n। सो ये जो वेरिएबल इस दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है बताइए, जे ही हमारा वेरिएबल का काम करेगा। I एंड k तो कांस्टेंट हो जाएगा, I के पोजीशन फिक्स हो गया, लेकिन जे हमारा कांस्टेंट होगा, सॉरी वेरिएबल होगा, और वह वेरिएबल कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो 1 से लेकर के लोअर लिमिट 1 से लेके और अपर लिमिट जो कॉमन है n, वहां तक ये वेरी करेगा, वहां तक ये वेरी करेगा। क्लियर हो गया। अब ये आप देख रहे हैं कि ये समेशन का सिंबल है, सिग्मा इज द सिंबल ऑफ समेशन। दिस इज द कैपिटल लेटर sigma and this is a small sigma which is used to represent in chemical bonding sigma bond, and also it represent a specific density, को भी यह रिप्रेजेंट करता है ये सिग्मा। लेकिन ये सिग्मा मैथमेटिक्स में यूज हो रहा है और यहाँ पर ये भी होता है, आपको वेरिएंस का सिग्मा स्क्वायर यूज करते हैं वेरिएंस के लिए, अगर स्क्वायर हटा दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है, तो ये यूज होता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। ये कैपिटल सिग्मा रिप्रेजेंट द समेशन। अब ये वेरिएबल कौन है हमारा, 1 सॉरी जे, और जे का वैल्यू कहां से कहां वेरी करना चाहिए, 1 से लेके n तक वेरी करना चाहिए। अब अगर हमको C11 चाहिए, C11, तो I के जगह पर कौन लिया है, देखिए 1, और K के जगह भी 1। अब अगर थोड़ा सा इसको हम लिखें फिर से, तो ये J इक्वल टू 1 to n हो गया, फ्रॉम 1 to n समेशन। यहां पर I का वैल्यू 1 है जी, तो आप भी I की जगह 1 लिखिए, ये J C सॉरी B जे तो रहेगा ही, K के जगह 1। ठीक से कंपेयर कीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, क्या है यहाँ I का वैल्यू 1, K का वैल्यू 1, सो यहां पर ये भी 1 हो गया ना। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंड करिएगा तो कैसे लिखाएगा, A सबसे पहले J की जगह पर 1 लेना है, तो 1 1 B 1 1 प्लस, आगे बढ़िए, एक बार पुट हो गया तो प्लस का सिंबल आ जाएगा। अब J का वैल्यू 1 पुट हो चुका है, अब J का वैल्यू क्या पुट करना चाहिए, 2, तो क्या लिखेंगे, A 1 2 1 2 B, J की जगह फिर 2 1, क्लियर हो गया। फिर देखिए A
13, B 31, A 14, B 41, डॉट डॉट करते हुए लास्ट में A 1N, B N1 ऐसे लिखाएगा। ठीक है, क्लियर आपको दिख रहा है ना? A 11, 1N, B N1, इस तरह से ये बढ़ता गया। अब आप पहला पहला एलिमेंट को गौर करिए, पहला पहला 11, 12, 13, 14, 1N, गौर करिए क्या फिक्स रह रहा है, क्या फिक्स है। जब तक आप डीप स्टडी नहीं करिएगा तो ये मेरा बात आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप सिंपल तरीका का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं कि सिंपल हम गुना करना सीख गए, दो मैट्रिक्स लिए और गुना करना स्टार्ट कर दिए, तो फिर आपके पल्ले ये नहीं पढ़ना है। अगर आप डीपली पढ़ रहे हैं, ढंग से समझने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारा बात आपको तब समझ में आएगा। अगर आप फील करते हैं तो देखिए यहां ध्यान दीजिए, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 1N है। क्या फिक्स रह गया? रो फिक्स रह गया, रो फिक्स रह गया। इसका मतलब जो फिक्स रहा उसी के दिशा में गति कर रहे हैं, जो फिक्स है उसी के दिशा में गति कर रहे हैं। इसका मतलब पहला पहला एलिमेंट रो के दिशा में मूव कर रहा है, पहला रो फिक्स है, कॉलम चेंज हो रहा है। ऐसे जब देखिए, गौर करिए, मैट्रिक्स में आइए, ध्यान दीजिए, यहां लिखते हैं आप A11, यहां A12, A13, 14, कैसे जा रहे हैं आप? रो वाइज। A1N, देखिए रो सब में फिक्स है और कॉलम चेंज हो रहा है। जब रो फिक्स है इसका मतलब रो के दिशा में गति कर रहा है, और अगर कॉलम फिक्स है तो कॉलम के दिशा में गति हो रहा है, उसके दिशा में मूव कर रहा है। अब चलिए इसको ध्यान दीजिए, दूसरे वाले को, B11, B11, B21, B31, B41, देखिए 1 1 1 1, सेकेंड एलिमेंट में कॉलम फिक्स है। इसका मतलब वो कॉलम के दिशा में मूव कर रहा है। किस कॉलम के? तो फर्स्ट कॉलम। ये किसके? फर्स्ट रो। तो क्लियर हो रहा है, फर्स्ट रो। तो ये फर्स्ट जो है अलोंग टू फर्स्ट रो मूव करेगा, अलोंग टू फर्स्ट रो मूव करेगा, और ये अलोंग टू फर्स्ट कॉलम मूव करेगा, फर्स्ट कॉलम। ये देखिए क्लियर हो गया, लिखा गया। ठीक उसी तरह से जब हम दूसरा लेंगे, इस तरह से देखिए ये C11 निकला है। अगर हमको C12 चाहिए, C12, तो लिखना पड़ेगा सिग्मा। अब फिर I की जगह कौन लिया? मैच कराइए, I की जगह कौन लिया? 1, और K की जगह 2। तो आप भी जाके वहां पर पुट कर दीजिए, J एक रहा, ये N रहा, A I की जगह 1, और J तो ऐसा ही रहेगा, और फिर B J और K की जगह पर 2 आ गया। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए। अब इसमें ये रो फिक्स रहेगा, तो ये अलोंग टू फर्स्ट रो, अलोंग टू फर्स्ट रो, है ना, अलोंग टू फर्स्ट रो। और ये कैसे मूव करेगा जी? देखिए कौन फिक्स रहेगा? 2, तो अलोंग टू सेकेंड कॉलम। मतलब आपको दूसरा एलिमेंट निकालने के लिए किसको गुना करना पड़ेगा? पहला में से फर्स्ट रो और दूसरा में से सेकंड कॉलम, और सिग्मा मतलब जोड़ देना है। अब क्लियर हो रहा है क्यों हम करते हैं ऐसा, है ना? अगर हमको C12 चाहिए, नया मतलब सेकंड एलिमेंट चाहिए, तो सेकंड के लिए फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम गुना हो रहा है और ऐड हो रहा है। तो इस तरह से ये गुना का रियल प्रोसेस है। अब तब इस पर अब रिजल्ट निकलता है। आइए थोड़ा सा हम इसको कैसे लिखेंगे ये समझते हैं। आइए ध्यान दीजिए। नाउ ये जब आप समझ गए तो अब हम ऐसे मैट्रिक्स को गुना करते हैं। ध्यान दीजिए ठीक से। नाउ AB इक्वल टू AIJ M/N VJ के N/P, और ये लिखाएगा CI के M/P, where CI के इक्वल टू सिग्मा AIJ इंटू VJ के, J
वैरी फ्रॉम 1 to n, है ना। जे कहां से कहां पर वैरी करेगा, 1 से लेके n तक। अब अगर इसको हम एक्सपेंड कर दें, ऐसे लिख दें C11 C12 C13 डॉट डॉट C1p लिखेंगे, क्योंकि कॉलम की संख्या मैक्सिमम p है। C21 C22 C23 डॉट 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 C2p आएगा, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते लास्ट में CM1, क्योंकि m रो है, CM2 और CM3 और डॉट डॉट CMP आएगा, इस तरह से। अब इसमें से C11 अभी अभी सिखाए थे थोड़ी देर पहले आपको, C12 भी सिखाए थे अभी अभी पहले। अगर हम उसको लिखेंगे तो ये थोड़ा लेंथी लगेगा, देखने में थोड़ा भारी लगेगा, तो हम उसको ऐसा नहीं लिख रहे हैं अभी, ठीक है ना, बस आपको समझा दिए। अब अगर ठीक से समझिए तो हम ऐसे आपको समझाना चाहेंगे। यहां रो नंबर क्या है, रो नंबर फर्स्ट एंड कॉलम नंबर फर्स्ट। इसका मतलब पहला में से R1 लेना है, दूसरा में से C1 लेना है, फर्स्ट C1। ये क्या पोजीशन है, 1 2। इट मींस रो फर्स्ट लेकिन कॉलम सेकेंड, मतलब पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, दूसरे मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम। यहां क्या है, R1 C3 लिखेंगे। इट मींस फर्स्ट का फर्स्ट रो, पहला मैट्रिक्स जो होगा A, उसका फर्स्ट रो, और B का थर्ड कॉलम। देख रहे हैं, क्लियर हो रहा है। A का फर्स्ट रो, B का फर्स्ट कॉलम, A का फर्स्ट रो, B का सेकेंड कॉलम, ऐसे लिखा रहा है, डॉट डॉट डॉट। A का फर्स्ट रो, A का फर्स्ट रो, और B का pth कॉलम CP, ऐसे लिखेंगे। और इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा, लास्ट में ये वैसे ही आएगा, RM C1, RM C2, RM C3 और RM CP। ये रियल गुना का तरीका हुआ। अब चलिए, ये कॉन्सेप्ट हम छोड़ रहे हैं यहां, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। आइए एग्जाम्पल थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, 2 3 5 8 2 -4, और B एक मैट्रिक्स ले लिए हम, है ना, B एक मैट्रिक्स ले लिए हम इस तरह से, 5 6 -2 8 9 4, ऐसा। अब A को देखिए, ऑर्डर क्या है यहां, A का ऑर्डर 2/3, B का ऑर्डर 3/2, क्लियर है ना। A और B आपको दिख रहा होगा, A मैट्रिक्स दिख रहा है और B मैट्रिक्स भी आपको दिख रहा है। अब चलिए, AB हमको चाहिए, सीधे हम आंसर लिखना चाहेंगे। हम सीधे देखिए यहां AB, थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग ढंग से समझिएगा। AB हमको चाहिए, AB। तो AB का गौर करिए, रिजल्ट क्या बोला। AB का पहले ऑर्डर, A का ऑर्डर बताइए कितना होगा, 2/3 है, B का 3/2 है, 3/2 है। इसका मतलब ये बीच से 3 हट जाएगा, नया मैट्रिक्स 2/2 का आएगा। नया मैट्रिक्स कितना का आएगा, 2/2 का, बीच का वो हट गया, देखिए नया मैट्रिक्स 2/2 का हो गया। अगर हमको BA कह दिया, कितना, ऑर्डर ऑफ BA कह दे, ऑर्डर ऑफ BA का ऑर्डर, तो B का ऑर्डर पहले लिख दीजिए 3/2, A का ऑर्डर 2/3, ये 20 से हट गया, क्या हो गया, 3/3। यही आपको नया ऑर्डर आ गया BA का। सो अब ऑर्डर निकालना तो आपके लिए बहुत आसान काम है। ऑर्डर निकालना, किसी भी दो मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो नया ऑर्डर क्या होगा, ये आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अब हमको मैट्रिक्स का गुणनफल जानना है, प्रोडक्ट जानना है कि रिजल्ट क्या आएगा। पढ़िए यहां क्या लिखा हुआ है, R1 C1। यहां फर्स्ट जगह पर जब आएगा तो R1 C1, पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो इधर से लीजिए, यहां से पहला रो, इधर से पहला कॉलम, गुना करिए, 2 पंचे 10, 10 में से 6 गया 4, और 5 9 45 और 4 49, यहां पर सीधे 49 लिखा गया। आप लोग समझ गए होंगे, हमें लिखने की आवश्यकता वैसे नहीं है, आप ठीक से समझ गए होंगे कि ये पोजीशन 1-1 कहलाता है। 1-1 याद करिए, 1-1 इट मींस पहला रो पहला कॉलम लिया जाए, पहले में से पहला रो दूसरे में से पहला कॉलम लिया जाए। तो अब हम लिए, तो जब गुना करेंगे 2 पंचे 10, 3 को -2 से किया तो -6, अब 5 को 9 से किया, सबको जोड़े तो हमको 49 आ गया। अब चलिए
ये जगह यहां पर क्या आएगा 1 2 1 2 1 1 हो गया, तो अगला क्या है 1 2 1 2 मतलब वह पहला रो और दूसरा कॉलम। तो 2 छक 12, 3 अठे 24, 24 12 36 और 36 20 56 हो गया। अगला पोजीशन आएगा 1 3 1 3। इधर पहला रो तो है लेकिन इधर तीसरा कॉलम नहीं है, तो गुना नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, यही काम समाप्त हो गया। अब है अगला फिर 2 1 2 1 2 1 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, तो 8 पंचे 40 में से 4 गया 36, 36 में से 36 गया तो 0। ये आपको सॉल्व होके 0 आ गया। सही से गुना कर लीजिएगा आप लोग थोड़ा फास्ट। 40 में से 4 गया 36, और ये फिर -36 है तो 0 हो गया। पहला रो को मतलब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से हो गया, ये 2 1 पोजीशन था 2 1। अगला क्या लिखा था 2 2 जी 2 2। इट मींस इधर से दूसरा लो, इधर से भी दूसरा लो। 48 16 64 में से 16 खत्म हो गया, 48 ही बच गया, तो 48 यहां लिख दीजिए। और ये देखिए ए बी गुना हो गया। क्या टफ काम लगा? गुना आसान है। अब अगर आपको बीए चाहिए, क्या चाहिए बीए, तो चलिए उसका भी हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, बीए का भी डायरेक्ट। अब जब पहले कौन है बी, पहले कौन है बी, तो रो लिया जाएगा किधर से बी से, कॉलम कहां से लिया जाएगा ए से। तो पहला पोजीशन है 1 1, इट मींस इधर से पहला रो लेंगे, इधर से पहला कॉलम, तो 10 48 58 हो गया, 10 और 48 58 हो गया, लिख दिए यहां। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए पहला रो को पहला कॉलम से कर दिया, पहला रो को ही दूसरा से, तो 15 और 12 27, फिर आएगा 1 3 पहला रो ये, तो 25 में से 24 गया 1, ये गुना हो गया। फर्स्ट रो का बीए का फर्स्ट रो निकाल दिए। अब हमको यहां 2 1, इट मींस बी का दूसरा रो लेना है, ए का फर्स्ट कॉलम, तो चलिए -4 और 16 है ना, तो सॉरी 64 में से 4 गया 60 आ गया यहां। फिर अब यहां गुना करिए इसको, -6 16 -6 और +16 16 में 10 हो गया, तो 10 लिख दीजिए। फिर -10 और -32, -10 और -32 -42 हो गया 42। फिर देखिए अब 18 और 32, 18 और 32 50 हो गया। ठीक है, फिर यहां 9 को 3 से करिए, 27 4 को 2 से किए, 27 8 35 यहां लिख दीजिए। फिर लिखिए 9 5 45 और 4 को -16, तो 45 से 16 चला गया 29 29। अब ये देखिए गुना हो गया। क्लियर है। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिए पहले, तो 9 ने 18 और ये देखिए 32 50 पूरा हो गया। फिर थर्ड रो को ही सेकेंड कॉलम से, तो 27 और 8 35 हो गया। थर्ड रो को ही थर्ड कॉलम से 9 5 45 में से 16 तो 29, टोटल गुना हो गया। तो बताइए गुना करना तो बहुत आसान है, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं यदि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन बड़ी फास्ट हो। लेकिन अगर आप ये जानना चाहें कि आपका मल्टीप्लिकेशन गलत है कि सही है, ट्रू और फॉल्स, राइट और रॉन्ग, तो देखिए ये कैसे आप जान सकते हैं। ठीक है ना, ये तरीका हम आपको समझा देते हैं कि आपका मल्टीप्लिकेशन सही है या गलत है, ये कैसे आप जानेंगे। तो चलिए ये आपका ए बी है ना, ये क्या है ए बी, तो ऐसा करिए ए पहले लिख दीजिए 2 3 5 8 2 -4, ए लिख दिए हम। बी कितना है 5 6 -2 8 9 4, और इसका मल्टीप्लिकेशन करके कितना लाए हैं हम लोग 49 56 0 48। चलिए एक चीज देखिए, पहले इधर आप इसको ऐड कर लीजिए, 10 ये 5 ये 1 हो गया, जोड़ दिए इसको, पहला वाला मैट्रिक्स को जोड़ दिए। अब इधर वाला को जोड़ दीजिए, ये 49 रह गया, 56 और 48 104 हो गया, है ना 104। अब क्या होगा सो देखिए कैसे ये मैच करेगा। ये जो आप लाए हैं जोड़, इसको इसके
फर्स्ट कॉलम से गुना करिए, 10 पचे 50, 5 में से 5 को -2 से गुना करिए तो -10, 1 को 9 से करिए, 50 में से 10 गया 40, 9 49 आ गया। क्लियर हो गया। अब ये जो जोड़ आया है इसी को अब इससे गुना करिए। देखिए 10 छक 60, 5 को 8 से करिए तो 40, 1 को 4 से करिए, देखिए 104। पूरा हो रहा है, बस सही हो गया। ठीक उसी तरह अगर बीए को चेक करना चाहते हैं तो पहले बी को लिख लीजिए। बी को 5 - 2 9, 6 8 4, ये हो गया। ए को अब बाद में लिख दीजिए, 2 3 5 8 2 -4। अब इसका गुना करके कितना लाए थे आप, इधर देख लीजिए, 58 60 50, फिर 27 और यहां 10, यहां 35 और फिर यहां 1 - 42 29, ये है। अगर आप इसको जोड़ दीजिए 60 50 110 और 58 168 हो गया 168। चलिए इसको जोड़िए, 9 5 14 में से 2 गया 12 और ये हो गया 18। 12 को 2 से गुना करिए 24, 18 को 8 से करिए कितना हो जाता है 144। जोड़िए तो इसको 168 पूरा हो रहा है, क्लियर हो रहा है, देख रहे हैं मैच कर रहा है। तो इस तरह से बाकी सब भी मैच करेगा। तो ये तो आपको चेक करना सिखा दिए, आप यहां समझ गए कि कैसे कोई मल्टीप्लिकेशन को हम चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। अब हम आगे आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेज पर। नेक्स्ट हमारा जो इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है वह है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेज, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेज हम लोगों को देखना है। आइए देखते हैं हम लोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। कई बार जेईई मेंस हो या फिर आपको किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है ना, उन सब में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आता है। तो प्रॉपर्टी पे आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है, अच्छे से प्रॉपर्टी ध्यान में रखना चाहिए। आइए देखिए यहां क्या है। सबसे पहला है फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी, कहता है यहां पर लिखेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज, ऑफ मैट्रिसेज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, इसको आप लोग ठीक से समझिएगा। इसके एक एक स्टेटमेंट को समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये आपको हेल्प करता है। थ्योरी जितना स्ट्रांग होगा आप जेईई मेंस या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो आइए हम लोग यहां देखें द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज क्या है। फर्स्ट नंबर है आपको यहां पर क्या है, सो देखिए फर्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज, द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेज does not follow the commutative law, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि ए बी बराबर बी ए होना जरूरी नहीं है, ठीक ना। दैट इज फॉर टू मैट्रिसेज, फॉर टू मैट्रिसेज AB is not equal, for two matrices A and B, AB is not equal to BA। अब देखिए आप कहिएगा कि सर अगर नल मैट्रिक्स एक चुन लें, ए और बी में से कोई एक नल मैट्रिक्स ले लें, ए और बी में से कोई एक क्या ले लें, नल मैट्रिक्स, तब तो ए बी बराबर बी ए हो जाएगा। लेकिन जो रूल किसी खास के लिए सेटिस्फाइड होता है उसको रूल नहीं माना जाता है। रूल वो होता है जो जनरलाइज हो, मैक्सिमम जगह सही हो, अपवाद उसमें ना के बराबर हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ये ए बी बराबर बी ए एक ही स्थिति में पॉसिबल है जब आपको क्या हो, कोई उसमें से नल मैट्रिक्स हो जाए, है ना, या फिर ए और बी दोनों आपस में बराबर मैट्रिक्स हो, तो इस तरह का हो सकता है, दोनों इक्वल हो तो आइए यहां यह ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। दूसरा है
कि इफ ए बी इज डिफाइंड, ए बी इज डिफाइंड, ए बी इज डिफाइंड, then it is not need that, it is not necessary that भी लिख सकते हैं, it is not necessary that BA is defined, BA is defined। यदि AB डिफाइंड है तो ये जरूरी नहीं है कि BA भी क्या हो, डिफाइंड हो। यदि AB परिभाषित है तो BA भी परिभाषित हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब तीसरा नंबर देखिए क्या है, कहता है इफ AB एंड BA बोथ, इफ AB एंड BA आर both defined, then it is not need that, ये आवश्यक नहीं है AB इज इक्वल टू BA, है ना, AB और BA आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी अभी कुछ देर पहले एक एग्जाम्पल आपको ऊपर समझाए थे कि A था 3/2 का, B था 2/3 का, तो AB भी डिफाइंड हो गया था और BA भी डिफाइंड हो गया था, लेकिन AB था कितना बाय का, 2/2 का, और B कितना था, BA कितना था, 3/3 का। तो जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर ही अलग हो गया तो बराबर होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। आपको हम पढ़ा चुके हैं कि दो मैट्रिक्स बराबर होंगे तभी जब कम उसके सबसे पहले उसके ऑर्डर्स बराबर हों, एंड सेकेंड दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो, ये दोनों ही कंडीशन चाहिए। यहां पर ये फेल हो रहा था। तो AB और BA अगर दोनों डिफाइंड है तो ये जरूरी नहीं है कि AB और BA आपस में बराबर हो जाए। यदि इस तरह का मान लीजिए, चौथा रूल हम समझते हैं। चौथा रूल क्या है, कहता है इफ AB एंड BA आर डिफाइंड, इफ AB एंड BA आर डिफाइंड, दोनों ही डिफाइंड है, ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ AB एंड BA आर इक्वल, ऑर्डर ऑफ AB एंड BA आर सेम। कहने का मतलब अगर AB 3/3 का है तो BA भी 3/3 का, सेम, देन इट इज नॉट नीड दैट, जरूरी नहीं है, नीड दैट AB इक्वल टू BA हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कहने का मतलब A 3/3 का ले लिया जाए, अब B भी 3/3 का ले लिया जाए, तो सॉल्व हो के AB 3/3 का आएगा कि नहीं आएगा, और BA भी 3/3 का आएगा, AB भी 3/3 का और BA भी 3/3 का, लेकिन AB और BA आपस में बराबर नहीं होगा। तो ये भी आप जान लीजिए। कई तरह के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लेकर के ट्राई कर सकते हैं। जो हम स्टेटमेंट कहते हैं उन सभी स्टेटमेंट के फेवर में आप ले लेकर के चेक करिए, देखिए आपको मिलेगा जो हम आपको कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला है 5 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। इफ A, B and C satisfied the condition of multiplication, यदि A, B, C जो है सेटिस्फाइड करता है कंडीशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन का, सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, if A, B and C satisfied the condition of multiplication, then it follow the associative law, it follow the associative law, ऐसा होगा। एसोसिएटिव लॉ को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। अब एसोसिएटिव लॉ को ये फॉलो करेगा तो समझिए थोड़ा सा यहां, ठीक है ना, ये क्या कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ दैट इज ABC, अब AB ब्रैकेट के अंदर है, C बाहर है, इज इक्वल टू होगा ABC, ABC, ये रूल होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका 6 नंबर है,
नेक्स्ट आपका 6 नंबर है, ठीक है ना। 6 नंबर क्या है ये देखिए, कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये होल्ड करेगा। अगर आपको ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो ये ए बी प्लस माइनस ए सी लिखा जा सकता है, ठीक है। इस तरह से ये हो गया आपको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और देखिए इसी में अगर आपको, है ना, ऐसे लिख दिया ए प्लस बी और सी इधर है, ये लिखाएगा ए सी प्लस माइनस बी सी, ऐसे लिखाएगा। इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। 7 नंबर में आइए, ऐसा लिखा हुआ है अगर कहीं ए बी इक्वल टू ए सी, देखिए ए इसमें भी लेफ्ट है और इसमें भी लेफ्ट है, तो आप यहां से b बराबर c लिख सकते हैं। इसको हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और अगर हम ऐसा लिखते हैं ए बी इक्वल टू सी बी, देखिए इसमें b राइट साइड है, इसमें भी b राइट साइड है, तो a इक्वल टू सी लिख सकते हैं और इसको राइट कैंसिलेशन लॉ कहेंगे, राइट से कैंसिल होना। सो अगर कहीं पर आपको ए बी बराबर ऐसा लिखा है सी ए, तो आप यहां अगर ऐसा लिख देते हैं कि इधर का ए उधर का ए कट करके बी बराबर सी, तो ये लिखना आपको गलत हो जाएगा, इसलिए हम लिखे हैं डज नॉट इंप्लाई दैट। कहने मतलब ऐसा रहने के बाद ये लिखने का अधिकार आपको नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि ये लिखने के बाद आपको ये अधिकार नहीं है, समझे ना। सो अगर एक में लेफ्ट साइड है और दूसरे में राइट साइड है तो कैंसिल नहीं कर सकते, जबकि आप अलजेब्रा में जो रियल नंबर का अलजेब्रा होता है, जब लीनियर इक्वेशन वगैरह पढ़ते हैं या क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, तो आप गौर करते होंगे कि इधर अगर ऐसे लिखा है 2y इक्वल टू एक्स इंटू 2, तो इधर का 2 कैंसिल आप कर देते थे, है ना। ये लेफ्ट साइड है वो राइट साइड नंबर है, फिर भी कैंसिल कर रहे हैं, है ना। तो ये कैंसिल हम लोग वहां करते थे, लेफ्ट का राइट दोनों तरह से कैंसिल कर देते थे, लेकिन यहां आपको ये अलाउ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये 7वां नंबर प्रॉपर्टी के बाद अगला आइए 8वां नंबर प्रॉपर्टी को समझिए, ठीक है ना। ये सब अच्छा से समझ लीजिए ढंग से, जिससे कि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना, किसी तरह का आप मिस्टेक ना करें, ढंग से इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए अब हमारा 8वां नंबर कॉन्सेप्ट क्या है इसी से रिलेटेड। सो देखिए, इसका कहना है कि किसी भी नल मैट्रिक्स में अगर हम गुना कर दें नल मैट्रिक्स में, तो नल मैट्रिक्स ही आएगा। कोई मैट्रिक्स को, है ना, मल्टीप्लिकेशन के रूल को फॉलो करते हुए अगर नल मैट्रिक्स से गुना कर दें तो फिर सॉल्व होके वो कैसा देगा, नल मैट्रिक्स देगा। 9 नंबर है कि ए को अगर कोई यूनिट मैट्रिक्स से गुना कर दें, यूनिट मैट्रिक्स से ए को यूनिट मैट्रिक्स से गुना कर दें और इस तरह से, तो ये सॉल्व होके आपको ए ही देगा। कहने मतलब यूनिट मैट्रिक्स से गुना करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी जिस तरह से लिखा है वो मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस के लिए ये डायरेक्ट लिखा हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हमको ए का ऑर्डर मालूम हो जाए कि ये m बाय n का है, m बाय n का, तो गौर करिए हम ए पहले रखे हैं, तो हमको यूनिट मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो इससे मैच करता हुआ होना चाहिए। n क्रॉस n वाला n इंटू n का लेना होगा, n बाय n का। इसका मतलब इसका नाम तब आई एन पड़ेगा। तो जब आई बाद में है तो इसका मतलब ए आई एन है, ये नहीं, nth ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। और यदि पहले है तो गौर करिए अब ए बाद में है, तो यूनिट मैट्रिक्स पहले है, तो इसका जो रो नंबर है इसके कॉलम नंबर से मैच करना चाहिए। यहां भी m, तो m इंटू m का होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जब पहले लिखाएगा तो आई m लिखाएगा ए, तब ये ए। देखिए परफेक्ट रूल ये हुआ, फॉर एनी मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m बाय n, ठीक है ना, ये हो गया आपको।
तो यूनिट मैट्रिक्स से गुना करने पर कुछ भी फर्क नहीं आता है, इसलिए यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लिखेंगे एयर, है ना, द यूनिट मैट्रिक्स इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कहलाता है। चलिए 10 नंबर क्या है प्रॉपर्टी, ये समझिए। 10 नंबर में समझ लीजिए क्या है। यदि कहीं पर आपको ए बी बराबर माइनस बी ए है, ए बी बराबर माइनस बी ए है, तब हम कहते हैं देन ए एंड बी आर कॉल्ड एंटी कॉम्यूट, है ना, एंटी कॉम्यूट कहलाता है। तो दो मैट्रिक्स एंटी कॉम्यूट कब कहलाता है? जब ए बी इक्वल टू क्या हो जाए? माइनस बी ए हो जाए। अब आपको 11 नंबर देखे, 11 नंबर क्या है सो समझिए। 11 नंबर प्रॉपर्टी में है, कहता है इफ ए बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, मतलब ए और बी को गुना कर दें और वो सॉल्व होके हमको क्या दे दे? नल मैट्रिक्स दे दे। तब ये जरूरी नहीं है, देन इट इज नॉट नीड दैट ए और बी इज जीरो मैट्रिक्स चाहे नल मैट्रिक्स। ये जरूरी नहीं है कि ए या बी क्या हो? नल मैट्रिक्स हो। जबकि हम लोग याद करिए अलजबरा में क्या होता है कि x+2 इंटू x+3 इक्वल टू कहीं 0 दे दिया तो हम x+2 बराबर 0 और x+3 बराबर 0 कहने लगते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि या तो ये 0 है या तो ये 0 है। लेकिन यदि ए बी बराबर 0 है तो आप ये नहीं लिख सकते दैट इज ए बी बराबर, अगर नल मैट्रिक्स है it does not imply that a equal to 0 और b equal to 0 और both are 0, ये लिखना गलत है। मान लीजिए कि अगर एक मैट्रिक्स हम a लेते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा ठीक से, है ना, ठीक से इसको देखिए। अगर हम एक मैट्रिक्स a ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स क्या ले लेते हैं? a, ऐसा। अब यहां हम लिए 1 0 0 0 ऐसे ले लिए। अब क्या ये नल मैट्रिक्स है? क्या ये नल मैट्रिक्स है? नहीं है। और बी ले लेते हैं हम, बी यहां लिख देते हैं, चलिए 0 1 0 0। अब हम थोड़ा ए बी निकालते हैं, ए बी थोड़ा निकालिए। तो ए बी पहला रो को पहला कॉलम से गुना करिए, 1 इंटू 0 0 इंटू 0 0 हो गया। पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करिए, दूसरा कॉलम से, चलिए हम यहां 0 कर देते हैं, यहां 1 कर देते हैं जी। चलिए अब गुना करिए, पहला रो को दूसरा कॉलम से, तो 0 फिर आ गया। दूसरा रो को पहला कॉलम से 0 और फिर 0। अब आप गौर करिए, ध्यान दीजिए कि ए बी आपको सॉल्व होके क्या आया? नल मैट्रिक्स। यहां ए नल मैट्रिक्स नहीं है, बी भी नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन ए बी आपको क्या है? नल मैट्रिक्स है ना। सो ये जरूरी नहीं है कि अगर दो मैट्रिक्स का गुणनफल नल मैट्रिक्स आया है तो उसमें से पहले दिए हुए कोई नल मैट्रिक्स होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, ए बी नल मैट्रिक्स आया है, ये जरूरी नहीं है कि बी ए नल मैट्रिक्स आए। चलिए बी ए भी थोड़ा निकालते हैं। बी ए, बी पहले रखना पड़ेगा 0 0 0 1, ए हमको बाद में रखना पड़ेगा, तो 1 0 0 0 ऐसे। चलिए पहला को इससे गुना करेंगे तब तो 0 ही होगा, ठीक है। फिर इसको गुना करेंगे तो 0 ही होगा। इसको गुना कर दें, आई थिंक थोड़ा बदल देते हैं हम, इसको यहां लिख देते हैं ऐसे, ठीक है ना, बदल देते हैं। चेंज करिएगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये देखिए, अगर हम यहां चेंज कर देते, इस बी को ए को भी यहां ला देते, तो पहला ये गुना होके 0 हो गया, फिर फर्स्ट को इससे गुना के 0 हो गया। अब दूसरा को इससे गुना करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, अब फिर ये 0। अब आप गौर करिए, ये मैट्रिक्स 0 नहीं है, नल मैट्रिक्स नहीं है ना। सो ए बी अगर नल मैट्रिक्स है तो बी ए भी नल मैट्रिक्स हो, ऐसा कभी जरूरी नहीं होता। आप चेंज करके चेक कर सकते हैं, इस तरह का
होना आवश्यक नहीं है। ए भी नल मैट्रिक्स होगा तो बी ए नल मैट्रिक्स हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट अब आगे देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। 12 नंबर प्रॉपर्टी है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए, और यदि ए टू दी पावर एम है तो इसका मतलब होता है ए इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट डॉट टू एम टाइम्स, ऐसा हम स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में लिख सकते हैं। और यदि ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन है तो हम इसको लिख सकते हैं एम प्लस एन। और इसी तरह आगे यदि ए टू दी पावर एम इस पर पावर एन है तो हम ए टू दी पावर एम एन ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये आप गौर कर रहे हैं, जिस तरह क्या इंडेक्स का प्रॉपर्टी होता है वैसा प्रॉपर्टी यहां ये फॉलो कर रहा है। 13 नंबर देखिए, ये सब आपको शॉर्टकट ट्रिक की तरह काम आएगा आगे। अगर कहीं पर ये सब देखिएगा क्वेश्चन में बनाने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इफ ए इक्वल टू, कहीं पर आपको लेकर दे दिया ए 1 0 और यहां ए ऐसे दे दिया, तो अब इस तरह का चेहरा आपको जहां कहीं भी मिले और ए टू दी पावर एन पूछ दे, ए टू दी पावर एन, तो ध्यान रखिएगा कि ये हो जाएगा ए टू दी पावर एन, यहां हो जाएगा एन ए टू दी पावर एन माइनस 1 0 और ए टू दी पावर एन। ये क्वेश्चन में कई बार इस तरह का क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा, इफ ए बराबर 2 1 0 2, अब पूछ दिया देन ए क्यू बराबर, ए क्यू बराबर कितना, गुना करने लगेंगे, गुना करेंगे तो फंस जाएंगे जी। तो तरीका क्या बोला, देखिए इस तरह का चेहरा ये मैच कर रहा है, तो सीधे ध्यान रखिए 2 का होल क्यू 8 लिख दिए, फिर यहां बोला एन की जगह 3, और फिर ए टू दी पावर एन माइनस 1, तो 2 पर पावर यहां देखिए एन माइनस 1 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 4 तिया 12 लिख दीजिए, यहां 0 और फिर यहां 8, ये आंसर बन गया, क्वेश्चन आ गया। अब एक क्यू 3 बार गुना करने की जरूरत नहीं पड़ा। तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट आइए रूल देखिए, अगला रूल थोड़ा सा समझ लीजिए, ये भी आपको काम आएगा आगे, ठीक ना। 14 नंबर है ये, 14 नंबर क्या है सो देखिए, कहता है इफ ए इक्वल टू, ऐसे दे दिए हम, इसका नाम हम ऐसे देते हैं ए अल्फा, क्या देते हैं ए अल्फा। तो देखिए यहां लिखा है कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसका डिफरेंशिएशन अल्फा के रिस्पेक्ट में कॉस अल्फा। अगर कोई मैट्रिक्स इस तरह के रूप से मैच कर रहा है और तब आपसे पूछ दिया ए अल्फा इंटू ए बीटा, तो देखिए जहां जहां है ना अल्फा है वहां वहां अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहां साइन माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहां फिर कॉस अल्फा प्लस बीटा। ऐसा देखिए ये सब शॉर्टकट ट्रिक एक तरह से काम करेगा आपको। इस तरह का फॉर्म कहीं मिल गया तो आप गुना इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस रूप में कहीं भी मिल जाए तो आप डायरेक्ट इस तरह से गुना कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन दे देगा, यहां मानिए 60 डिग्री लेके दे दिया, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री सब जगह, अगला में 30 30 30 दे दिया, यहां जुड़ के 90 90 90 हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सीधे आंसर मिल जाएगा। इसी में है कि एक अल्फा पर पावर अगर n दे दिया जाए तो ये हो जाएगा आपको कॉस n अल्फा, n अल्फा, यहां पर साइन n अल्फा, और यहां माइनस साइन n अल्फा, और यहां पे कॉस n अल्फा, ये हो गया। 15 नंबर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, समझ लीजिए। ए बराबर, यह सब आपको एक हेल्प करेगा, 1 1 1 है, 1 1 1 है, फिर 1 1 1 है। देन अगर आपसे पूछ दे ए टू दी पावर एन कितना है, तो ये रिजल्ट देखिए, सब मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन से, तभी हम प्रूव नहीं कर रहे हैं, अभी बस हम रिजल्ट लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये सब आपको हेल्प करता है, ठीक है। 3 टू दी पावर n माइनस 1, 3 टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है ना, ये हो गया। तो जो वीडियो आपको हम बता रहे हैं उस वीडियो में आपको
शॉर्टकट ट्रिक लास्ट में बताया गया है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सभी शॉर्टकट ट्रिक आपको काम आएगा, आगे क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगा। तो इतना समझिए इसको अच्छे से। ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस समाप्त हुआ। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के आधार पे कुछ टाइप्स बांटे गए हैं, जैसे आइडम्पोटेंट, नीलपोटेंट, उसके बाद आपको क्या कहते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स एंड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ये 4 तरह के मैट्रिक्स जो है डिफाइंड है ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अब आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आज अगर आपको लगा हो कि हाँ मल्टीप्लिकेशन में हमने कुछ अच्छा सीखा, नया सीखा, तो आप जरूर से ढेर सारा कमेंट कीजिए, और कमेंट करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए आप लोग, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे इस चैनल को आगे ले जाएगा। सो आप कोऑपरेट करें। जितना मैं मेहनत कर रहा हूं उसके एवज में बस आपका सेकंडों का वक्त चाहिए, कुछ मिनटों का वक्त चाहिए, बस उसी में यह चैनल आगे बढ़ जाएगा। तो आपका सपोर्ट हमें आवश्यक है, आप इसे जरूर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।